नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि गोरखपुर से आ रही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गोरखपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। बता दें कि जनता दरबार में सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी और इस जनता दरबार में सैकड़ों फरियादी आए थे, जिसमें आपको बता दें कि सभी फरियादों की जो फरियाद लेके आए थे, सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि निस्तारण के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया गया था। बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने जो भी लोगों की फरियाद थी उनकी फरियाद सुनी और तत्काल दिशा निर्देश भी जारी किए। बता दें कि इसमें सैकड़ों फरियादी आए थे, जिनमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने निस्तारण के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने स्वीडिश समकक्ष स्टीफन लोफवेन के साथ डिजिटल माध्यम से वर्चुअल समिट करेंगे। इस दौरान दोनों द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों पर चर्चा करेंगे। पीएम कार्यालय ने जारी बयान के मुताबिक दोनों बता दें कि कोविड-19 के बाद आपसी सहयोग के मजबूत करने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच साल 2015 के बाद 5वां संवाद ये होगा। तो ये संवाद काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी स्वीडिश पीएम के साथ शिखर वार्ता करेंगे और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्नौज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूर तक घिसटने से शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही मृतक मैनपुरी के बता दें कि गुजरा गांव का बताया जा रहा है। दरअसल मृतक कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित कर वापस जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सीएससी पहुंचा दिया है। सौरिक थाना क्षेत्र के नगला डडगन गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हालांकि इस घटनास्थल इस पूरे मामले की जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कन्नौज जिले के सौरिक थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को रोक दिया। वहीं बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब 500 मीटर तक बाइक जो अज्ञात वाहन था उसको घसीटते हुए ले गया। वहीं मनकिरे गुजरा गांव का निवासी मृतक बताया जा रहा है। जी, परिजनों को सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे थे? जी बिल्कुल, आपको बताएं सौरिक थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों सूचना गया मौके पर परिजन पहुंचे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच से पड़ताल में जुटी हुई है कि युवक की मौत कैसे हुई, ये महज हादसा था या फिर कोई आपसी रंजिश का ये मामला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में सरकार द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं बात करें पूर्व प्रधानों की, तो जमीनी हकीकत क्या है उसके लिए भी यह तस्वीरें देखिए। मामला मुरादाबाद के गांव असलत नगर कालीजपुर का है। वैसे तो ये गांव पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सैनी का है, लेकिन इस गांव की गलियां बदहाली के आंसू रोते हुए नजर आ रही हैं, जिस पर प्रत्याशी और ग्राम पंचायत के प्रधान आंख पर पट्टी बांधे हुए बैठे हैं। तो सवाल ये उठता है
कि एक तरफ सरकार जिस तरीके से लगातार लोगों के लिए, आपको बता दें कि आवास, शिक्षा सहित कई योजनाएं लाती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। गांव की गलियां आपको बता दें कि बदहाली के आंसू रोती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हालांकि पंचायत चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, वैसे वैसे लगातार अब तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि गांव की गलियां जो हैं बदहाली के आंसू बहा रही हैं। ये पूरा मामला मुरादाबाद के गांव असलत नगर कालीजपुर का है, जहां पर सरकार द्वारा पंचायत चुनाव जो है जोरों शोरों पर है, वहीं ग्रामीणों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विकास के नामों पर हर बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके साथ, आपको बता दें कि झांसे में लिया गया। सरकार आती गई, सरकार गई, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ। और आपको बता दें कि गांव की गलियां बदहाली के आंसू बहाती हुई नजर आ रही हैं। सरकार शिक्षा से लेकर सड़क, पानी, बिजली सहित कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि सरकार ग्रामीणों को उपलब्ध कराती है, लेकिन वो ग्रामीणों तक पहुंच नहीं पाती हैं और वो बीच में ही आपस में बंदरबाट हो जाता है, जिससे कि आम जनता जो है वो खासा नाराज है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानवीर मुरादाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। दानवीर, अभी तक जिस तरीके से पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस तरीके की लापरवाही सामने आती है कि जो गांव की गलियां हैं वो बदहाली के आंसू रो रही हैं, तो इस पर क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के गांव सादक कलीजपुर की ये तस्वीरें हैं जो मैंने आपको टीवी स्क्रीन पर आप दिख रही हैं। आपको सर देखिए, जिस तरीके से जो लगातार पंचायत चुनाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, लगातार दिन कम होते चले जा रहा है, पंचायत चुनाव की डेट फिक्स होती चली जा रही है, लगातार जिस तरीके से शिकायतें ग्राम पंचायतों में मिल रही है वो कई चिंताजनक है। बात करते हैं जिस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक तो इसलिए होती है कि आखिरकार योगी सरकार द्वारा लगातार योजना गांव तक भेजने का काम किया गया था, लेकिन दरअसल पर वो योजना इस गांव में नहीं नजर आ रही, जिस तरीके की वो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। तो बात करें तो यहाँ की प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी रहते सुरेश सैनी जी, और वो लगातार बीजेपी से लगभग 20 साल से अधिक जुड़े हुए हो गए और वो वही के निवासी हैं, मूल निवासी वही के रहने वाले हैं। और वो रास्ते की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो तस्वीरें उनके फार्म तक वो रास्ता जाता है जो वहां रहते हैं। तो बात करें जी बीजेपी जुड़ी पार्टी को जुड़े से लेकर, तो ये लगभग जिला अध्यक्ष बीजेपी में रहे थे, लगातार जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और बनिया खेड़ा रहे थे, उसके बाद लगातार ये प्रधान भी रहे और अब इस बार वो विधानसभा 30 में प्रत्याशी भी रहे थे बीजेपी पार्टी से। लेकिन सवाल तो ये उठते हैं कि जिस तरीके से सरकार दावे करती है विकास कार्य कराने के, लेकिन वो धरातल पर कहीं हद तक नजर नहीं आते। इस तरीके की वो तस्वीरें निकल आई हैं। और करें प्रधानों की बात, तो ये 2 प्रधान लगते हैं, 2 ग्राम पंचायतें अलग अलग हैं, मोहम्मद सादकपुर और कलीजपुर, ये 2 ग्राम पंचायतें होती है। दोनों प्रधानों ने इस रास्तों को लेकर बात करें तो कहीं भी धरातल पर काम नहीं कराए गए, क्योंकि कितना पैसा सरकार ने भेजा है वो बंदरबाट किया गया है, प्रधान से लेकर अधिकारियों तक, अधिकारियों से लेकर नेताओं तक। इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो ये साबित करती हैं कि आखिरकार जो पैसा सरकार ने दिया गया वो अधिकारियों की जेब गरम की गई और नेताओं ने अपनी जेब गरम की, लेकिन वो विकास कार्य में नहीं खर्च किया गया। इस तरीके की वो तस्वीरें निकल कर आई हैं, क्योंकि इस तरीके से मैंने ग्रामीणों से पूछा है, ग्रामीणों ने काफी समस्याएं आर्य न्यूज के जरिए रखी हैं और जनता के बीच वो आर्य न्यूज तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा है, जिस तरीके की वो तस्वीरें निकल के आई हैं। तो विजय मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली है कि आखिरकार सपा विधायक मोहम्मद फहीम साहब विधानसभा 30 से विधायक है, उन्होंने भी गलियों में जाकर नहीं देखा। बात करें तो सपा प्रत्याशी की बीजेपी प्रत्याशी की, उसने भी जाकर नहीं देखा, जबकि उस रास्ते को दिन में एक बार जरूर गुजरना होता है, तो उस गड्ढों में कोई निकलना वो भी पसंद करते हैं। तो आम जनता तो निकलेगी, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें हैं वो एक दिल दहलाने वाली है। वो ग्राम पंचायत की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि आखिरकार सवाल
खड़े वो होते हैं वो प्रधानों पर होते हैं और अधिकारियों पर होते हैं, जो अधिकारी दावा करते हैं, जो स्वच्छ मिशन बनाने की बात करते हैं, जो योगी सरकार स्वच्छ मिशन प्रदेश बनाने की बात कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से वो पानी भरा हुआ, अभी सूखे में इस समय देखिए बारिश का समय नहीं है, लेकिन बारिश का जब समय होगा तो उस रास्ते में उस गांव में क्या हालात होते होंगे कि आखिर ग्रामीण और बच्चे स्कूल जाते होंगे, किन रास्तों से जाते होंगे और स्कूल तक कैसे पहुंचाने का काम किया जाता होगा, जिस तरह की वो तस्वीरें निकल के आई है। जी लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा है और ये आने वाले चुनाव में क्या ये मुद्दा जो क्या मुद्दा होगा, जो जिस तरीके से ग्राम में विकास नहीं हुआ है तो क्या कुछ मुद्दा होगा? देखिए मैं आपको बता दूं मुकुल जी, जिस तरीके से बात करें लगातार जो तस्वीरें निकल के आई है, तो मैंने ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीण ये कह रहे थे हर बार जो नेता आता है या ग्राम प्रधान हो जो भी वोट मांगने आता है वो दावे करके जाता है कि मैं इस रास्ते को कराऊंगा, इन गाँव में विकास कराऊंगा, लेकिन धरातल पर कोई भी विकास नहीं कराता। एक प्रधान की बात करें तो एक प्रधान चंदौसी में मकान बना कर रह रहा है, तो और दूसरा जो प्रधान है वो दारू के नशे में रहता था, जो ग्रामीणों ने बताई आरए न्यूज के जरिए तस्वीरें निकल के आई हैं। और यहाँ तक मैंने जानकारी उस गांव में जाकर जुटाई है, जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो तस्वीर है जो कराती है कि कहीं ना कहीं विकास कार्य में दिक्कत आई है, विकास कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हो पाया है, क्योंकि देखिए लगातार सरकार दावे कर रही है, सरकार पैसा भेज रही है, लेकिन अधिकारी अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं, प्रधान अपनी जेब गर्म करने लगे हैं, लेकिन नेता अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, लेकिन गरीब जनता तक योजनाओं को पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा है। लगातार दावे किए गए, लगातार विकास करने के फिर दावे किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में आप देखिए चुनाव तेजी पर है और जो प्रत्याशी हैं घर जाकर दावे कर रहे हैं, गरीबों से वादे कर रहे हैं, लेकिन अब समय आने वाला बताएगा कि आखिरकार जो वादे किए गए अब तक तो खोखले साबित आए, लेकिन अब क्या आने वाला प्रधान ये विकास कार्य कराएगा? क्या कोई आने 2022 के नेता वोट मांगने जाएंगे? क्या उन रास्तों पर जाएंगे? तो विधानसभा का चुनाव भी बहुत तेजी से नजदीक आता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सभी पर खड़े होते हैं, जो नेता हैं या ग्राम प्रधान हो या अधिकारी हो, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी में जो ग्रामीण रह रहे हैं वो अपने आप को आज भी वो दिन याद दिला रहे थे जो लगभग अब से 20 साल पहले होते थे, जो कहीं उत्तर प्रदेश गंदगी में जूझता था, तो आज वो ही तस्वीरें बयां करा रही हैं कि आखिरकार जहां 20 साल पहले जैसी तस्वीरें देखने अभी ग्राम पंचायत में मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम करोड़ों रुपया सरकार में खर्च करने के लिए ग्राम पंचायत के लिए दी गया। और शौचालय की बात करें तो जो ग्रामीण अब तक मेरे पास आए थे उन्होंने शौचालय को लेकर भी सवाल खड़े किए थे कि हमारे घर तक शौचालय नहीं बनवाए गए, तमाम जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो योजनाएं सरकार की धरातल पर नजर कहीं भी नहीं आ रही, जो तस्वीरें निकलकर गांव से आई हैं। और लगातार आरए न्यूज तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा है, लगातार हम दावे के साथ खबरों को दिखा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं है गई, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों को जांच करनी चाहिए, वो अधिकारी बिल्कुल भी जमीन स्तर पर जांच नहीं कर रहे, कागज कार्रवाई पूरी करते हैं और अपने आप को ऊपर को भेज देते हैं, रिपोर्ट लगा देते हैं अधिकारियों पर, और जो मुख्यमंत्री साहब को अपनी सफाई देने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जेब गर्म होती रहती है। लगातार बात करें तो हमारे मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जो मंत्री हैं भूपेंद्र जी, वो पंचायत मंत्री हैं। जिस तरह की बात करें तो उन्होंने भी एक ग्राम पंचायत में जाकर कभी जांच करने का उचित नहीं समझा। यदि अगर कोई एक ग्राम पंचायत पर कार्रवाई हो जाए तो मुकुल जी मैं आपको बता दूं और 10 ग्राम पंचायतों में प्रधान और अधिकारियों के कान गर्म हो जाते हैं कि आखिरकार उसके साथ ये सजा मिल गई, तो हम ऐसी गलती ना करें। यदि अगर ऐसी कार्रवाई अगला सचेत हो जाता है, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर एक पे कार्रवाई होती है तो दूसरा सचेत हो जाता है, और लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से गांव की गलियां बदहाली के आंसू रोते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी जांच का विषय है कि आखिर आगे क्या होगा। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा के खोरसी गांव में एक शख्स पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसे झुठलाते हुए सत्येंद्र ने शिवनी नारायण थाने में आवेदन देते हुए मीडिया के सामने कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है। तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने शिवनी नारायण थाने शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और बयान दिया है कि सत्येंद्र ने झगड़ा शुरू किया कि महिलाओं के साथ और मारपीट की। तो आपको बता दें कि शख्स ने मीडिया के सामने कहा है कि मैं निर्दोष हूं
और दूसरे पक्ष के लोगों ने शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि जो पीड़ित है वो सामने आकर कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। दरअसल बता दें कि शख्स के ऊपर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद शख्स जो है मीडिया के सामने आकर अपनी निर्दोषी बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं और मेरे खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज किया गया है। शख्स ने मीडिया के सामने कहा है कि मैं निर्दोष हूं। दरअसल आपको बता दें कि शख्स के ऊपर दूसरे पक्ष के लोगों ने आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद उसके ऊपर आरोप लगाया गया है छेड़खानी और मारपीट करने का। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार वो शख्स लोगों के सामने अपनी बातें रख रहा है, कह रहा है कि निर्दोष हूं। लेकिन अभी ये तो जांच का विषय है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से पुलिस जांच करती है और जांच करने के बाद ही इस पूरे मामले की स्पष्टीकरण सामने आएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या कुछ अभी तक की जो अपडेट सामने आई है? जी सर, पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोसी का है, जहां सत्येंद्र कुमार ऊपर लगा था छेड़खानी करने का आरोप, साथ ही साथ मारपीट करने का आरोप। जिस आरोप को झुठलाते हुए सत्येंद्र कुमार सर ने त्यूरी थाने में एक आवेदन दिया और मीडिया के सामने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है, मैं किसी के साथ छेड़खानी नहीं किया हूँ, जिसका प्रत्यक्ष गवाह भास्कर साहू, सोनाराम साहू, वीरेंद्र साहू, चौहान, मनोज कर सके साथ समस्त ग्रामवासी हैं। तो वही दूसरे पक्ष के लोगों ने त्यूरी थाने में सत्येंद्र कर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है कि सत्येंद्र कर्स द्वारा झगड़ा शुरू किया गया और हमारे घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट किया गया। तो इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, तो इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के क्या है, वो पीड़िता लड़की वाले पक्ष के नाम पर एफआईआर दर्ज किया है, इनका भी नाम से एप्लीकेशन ले ली गया है और दोनों में जांच पड़ताल अभी जारी है। आगे भी क्या कुछ जिस तरीके से पीड़ित पक्ष के जो परिजन है उनका क्या कुछ आरोप सामने आया है? जी, वही पीड़ित पक्ष के आरोप है कि सत्येंद्र कुमार कर्स द्वारा लगातार हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही साथ दूसरे पक्ष के लोगों को भेजकर हमें डराने धमकाने की कोशिश किया जा रहा है, अपनी रिपोर्ट वापस लेने की समझाइश दिया जा रहा है। चलिए, तो हम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि युवक लगातार निर्दोष होने की बात कह रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि तैयारी लंबी है, जब तक सरकार बात नहीं मानेगी आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं किसान। आपको बता दें कि अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और किसान आज इस आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस आंदोलन का 100 दिन किसी भी आंदोलन के लिए बहुत लंबा वक्त है। जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार मांगे नहीं मान रही है, तो आज किसान आंदोलन का आपको बता दें कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। कई दौर की बातचीत हुई, कई दौर की बैठक हुई, लेकिन वो बैठक सब विफल रहा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, हालांकि अगर कुछ उसमें संशोधन की बात आती है तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं जो 3 नए कृषि कानून पास हुए हैं उन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। अब इसी बात पे आपको बता दें कि सरकार और किसान में जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है, जिस वजह से लगातार काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से फसल भी नुकसान हो रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि किसानों ने अपनी फसल को भी नुकसान पहुंचाया था और खड़ी फसल को जो है किसानों ने नष्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं
कड़कड़ाती ठंड हो या फिर तेज मूसलाधार बारिश हो या फिर अब तेज गर्मी हो, इन तीनों के बीच जो किसान हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अब देखना यह होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या इसका हल निकल पाएगा या नहीं। ये अपने आप में एक विषय है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी सीएम कैंडिडेट के बगैर चुनाव में जाएगी। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम उस राज्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करते जिस राज्य में हमारी लोग नहीं हैं। तो आपको बता दें कि सामूहिक नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में बीजेपी सीएम कैंडिडेट नहीं देगी। अभी तो चुनाव है, जिस तरीके से आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर कौन किसके हाथों में बंगाल का कमान होगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।